पाठ का नाम है बल एवं यंत्र। पहला प्रश्न है, बल से आप क्या समझते हो? इसका उत्तर है, बल वह कारक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। यहां पर बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होना आवश्यक होता है। एक वह वस्तु जिस पर बल लगाना है और दूसरा वह वस्तु जो बल आरोपित करती है। जैसे मान लो दीवार है, तो हम दीवार पर बल लगा रहे हैं, तो हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो एक वस्तु जो बल आरोपित करती है और दूसरा दीवार जिस पर बल लगाया जाना होता है। तो जरूरी है कि हम बल लगाकर किसी वस्तु विस्थापित कर दें, लेकिन हम उसे प्रयास करते हैं। यानी बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। अगला प्रश्न है, बल के प्रभाव लिखिए। उत्तर पहला, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पेन है, स्थिर अवस्था में बल लगाया तो ये गतिमान हो गया। अब ये गति कर रहा है तो हमने बल लगा के इसको रोक दिया। यानी जो वस्तु चल रही है उसको रोका जा सकता है या रुकी हुई वस्तु को चलाया जा सकता है। यानी बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। दूसरा है, बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है और वो साइकिल चला रहा है, आप पीछे से गए और उसको धक्का मारना चालू कर दिया, तो क्या होगा? उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो कुछ बढ़ जाएगी। हमने क्या किया? साइकिल को खींचना चालू कर दिया, तो उसकी जो स्पीड है या चाल है वो कम हो जाएगी। यानी हम चाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा, बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। आप लोग क्रिकेट का खेल देखा होगा, सामने से बॉल आती है और बैट्समैन क्या करता है? शॉट मारता है बल्ले से, तो बॉल किसी दिशा में आती है और बल्ले के प्रभाव से वह किसी और दिशा में चली जाती है। तो बल लगाकर हम गतिमान वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे ही हमारा प्रोटेक्टर है, हमने बल लगाया तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा। रबड़ को हम दबा सकते हैं, या ये कागज है, इसको रैप कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बल कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। अगला प्रश्न, संपर्क बल से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, तो ऐसे बल को संपर्क बल कहते हैं, संपर्क बल कहलाता है। और यदि असंपर्क बल की बात करें तो असंपर्क बल में ठीक हो जाएगा कि जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस पर वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में ना हो, यानी दोनों के बीच कुछ दूरी हो, तब ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। तो यहां पर क्या, जैसे पेशी बल, हमने हाथ से पत्थर उठा के रखा, मांसपेशियों, घर्षण बल है ना, तो ये हमारे कैसे कांटेक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। इसमें जो दोनों वस्तुओं के बीच क्रिया होती है वो परस्पर आपस में संपर्क में रहती है, कांटेक्ट में रहती है। अगला है असंपर्क बल के उदाहरण लिखिए। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। गुरुत्वीय बल मतलब पेड़ पर फल लटके हुए हैं तो टूट के गिरे कहाँ आएंगे? पृथ्वी पर आएंगे। तो यहाँ पर फल और पृथ्वी दोनों एक दूसरे दूरी पर है, संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फल जो आता है वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। चुंबकीय बल, इसलिए चुंबक, और विद्युतीय बल। प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं? उत्तर, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे ये पेन है तो ये गति कर रहा है, किस पर गति कर रहा है? इस कागज के पृष्ठ पर गति कर रहा है। तो जब ये गति करता है तो क्या होता है? एक तो इस दिशा में बल लगा जिस टाइम गति करता है,
दूसरा गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो इसकी गति को बढ़ने का विरोध करता है, यानी सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है? उत्तर, पहला, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, बैठना आदि संभव है। दूसरा, पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव है। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम इस पर लिखना संभव नहीं हो पाता। तीसरा, माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो वह घर्षण बल के कारण ही जलती है। चौथा, मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के बीच घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। अगला प्रश्न, घर्षण बल से होने वाली दो हानियां लिखें। उत्तर, पहला, घर्षण बल के कारण ही वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं। और दूसरा है, घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कल पुर्जे घिसकर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न, पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे सड़क की सतह तथा वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल को बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात आती है तब जो वाहन चलते हैं वो फिसलने से लगते हैं, कारण कि पानी जब सतह पर जाता है तो घर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो घर्षण बल यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां पर वाहन फिसलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, सरल मशीन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जटिल मशीन से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कई सरल मशीनें मिलकर जटिल मशीन बनाती हैं। ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने की मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि जटिल मशीन के उदाहरण हैं। तो जटिल मशीन जो होती है उसमें एक से ज्यादा सरल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला प्रश्न है हमारा, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? तो उत्तर है, सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। पहला, उत्तोलक, दूसरा, घिरनी, तीसरा, पहिया या धुरी, चौथा, पेंच और पांचवा, झुका तल, नत समतल या अवनत तल। अब जो जटिल मशीन बनेगी वो इन्हीं मशीनों के प्रयोग से बनाई जाती है। उसमें एक से ज्यादा क्या होती है, सरल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तर, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अगला प्रश्न, उत्तोलक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उत्तर है, आयास, आलम तथा भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, फिर द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। आयास मतलब जो हम बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। आलम जिसके परितः छड़ घूम सकती है, और भार जहां पर वस्तु का बोझ रखा जाता है या वस्तु रखी जाती है वो भार हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जिन उत्तोलकों में आयास बल और भार के मध्य आलम होता है वे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। क्या है? आलम मध्य में, एक तरफ आयास है दूसरी तरफ भार है, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक ऐसे उत्तोलक जिसमें आलम बीच में होता है, एक तरफ आयास होता है तो दूसरी तरफ भार होता है। जैसे हैंडपंप, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर्स, कैंची, सीसा झूला आदि। आप लोगों ने कैंची देखी होगी, तो कैंची में बीच में नट बोल्ट लगा रहता है,
एक तरफ कपड़ा रखा जाता है और दूसरी तरफ से हम पकड़ के दबाते हैं। तो जहां से हम दबाते हैं वो आयास हो गया, जहां पर कपड़ा रखा जाए वो भार हो गया, और जिस नट के परिता वो कैंची घूम रही है वो हमारा आलम्ब हो जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहिए वाली ट्रॉली और दूसरा है सरौता। अगला प्रश्न, तृतीय प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, ऐसे उत्तोलक जिनमें आयास भार और आलम्ब के बीच में होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। उदाहरण, चिमटी, चाकू आदि। तो यहां पर जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है उसमें आयास बीच में होता है, एक तरफ भार और दूसरी तरफ आलम्ब होता है। अगला प्रश्न, झाड़ू, सरौता और कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों? तो उत्तर, झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सरौता द्वितीय प्रकार का और कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब हम कैंची का उदाहरण लेते हैं कि ये क्यों है। अभी चर्चा की थी हमने, कैंची को हम जहां से पकड़ते हैं उस बिंदु को हम आयास या बल कहते हैं, तथा कैंची के जिस भाग पर हम कपड़ा या अन्य सामग्री रखकर काटते हैं उसे भार कहते हैं, तथा जहां पर कैंची का ज्वाइंट होता है उसे आलम्ब कहते हैं। इस प्रकार कैंची में बीच में आलम्ब, एक तरफ भार तो दूसरी तरफ आयास होता है। इस प्रकार यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अगला प्रश्न, उत्तोलकों में आलम्ब से क्या तात्पर्य? उत्तर, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। पूछा जाए आयास किसे कहते हैं, तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है, जो फोर्स लगाया जाता है उसे आयास या इफोर्ट कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में आलम्ब, भार और आयास की स्थितियां रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, देखिए इसमें बीच में आलम्ब है, एक तरफ आयास तो दूसरी तरफ भार है। जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है इसमें भार बीच में है, एक तरफ आलम्ब है तो दूसरी तरफ आयास है। और जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है इसमें बीच में आयास है, एक तरफ आलम्ब है तो दूसरी तरफ भार है। इसको याद करने का अच्छा सा तरीका है, ये याद रखना है, आलू भारी आया, आलू आलम्ब यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में हो गया, भारी यानी भार जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक उसमें भार बीच में होगा, आया यानी आयास जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा उसमें आयास बीच में आएगा। तो हमें क्रम से याद रखना, आलू भारी आया यानी प्रथम वर्ग का उत्तोलक है या प्रथम प्रकार का उत्तोलक है उसमें आलम्ब बीच में होगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में हो गया, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होगा। अगला प्रश्न, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जबड़ा, नेल कटर, सीढ़ी, झाड़ू किस प्रकार के उत्तोलक है? तो इन सभी में आयास बीच में है ना, एक तरफ आलम्ब है तो दूसरी तरफ भार है, तो ये जो है वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक है। अगला प्रश्न, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये हमारा है द्वितीय श्रेणी का। अगला प्रश्न, चाबी किस प्रकार की मशीन है? तो चाबी एक सरल मशीन, मशीन हमारी दो प्रकार की होती है, सरल मशीन और जटिल मशीन, तो चाबी हमारी सरल मशीन है। अगला प्रश्न, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? उत्तर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि हम साधारणतया बर्फ पर चल या दौड़ नहीं सकते? उत्तर, बर्फ की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः उस पर हम साधारणतया चल या दौड़ नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, गर्मी के दिनों में जंगलों में आग क्यों लग जाती है? उत्तर, गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियों अथवा पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण आग लग जाती है।
क्योंकि जब पत्ते या लकड़ियां या लकड़ी पत्तों से रगड़ती है तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण आग लग जाती है। अगला प्रश्न, पेशी बल के उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है इसका, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना आदि पेशी बल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, मछली एवं चिड़ियों के शरीर की विशेष आकृति नुकीला होने का क्या फायदा है? उत्तर, मछली एवं चिड़ियों के शरीर की विशेष आकृति होने से इनमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, जिससे ये हवा या पानी को आसानी से चीरते हुए तैर या उड़ सकते हैं। जैसे हम जब अपना हवा में हाथ हिलाते हैं तो जल्दी हिल जाता है, और जब हम हाथ पानी में हिलाएंगे तो उसकी स्पीड क्या होती, कम हो जाती है। तो हवा में कम घर्षण बल लगा और पानी में ज्यादा लगा। इसी तरह जब आकृति धारा रेखित होती है, नुकीली होती है, तब क्या होता है, उसको पानी को चीरने में आसानी रहती है क्योंकि घर्षण बल का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न, बल का मापन किसमें किया जाता है? उत्तर, न्यूटन में। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। तो आम जो पेड़ से नीचे गिरता पृथ्वी अपनी ओर खींचती है और ऐसे बल को गुरुत्व बल कहते हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा गुरुत्व बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है? घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। जंगल में आग लगना घर्षण बल के कारण होता है, लकड़ी या पत्ते आपस में रगड़ के कारण आग लग जाती है। मशीनों में कल पुर्जों का घिसना ये भी घर्षण बल है। जूतों को घिसना ये भी घर्षण बल का उदाहरण है। कुएं से पानी खींचना, तो ये हमारा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है, तो हो जाए कुएं से पानी खींचना। अगला, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में तो आलू आलम यानी आलम बीच में होगा, तो यहां पर आयास और भार के मध्य आलम होता है, तो हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, सरल मशीनें होती हैं। तो सरल मशीनें 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपर्युक्त सभी पर। तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी सभी पर निर्भर करता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को कहते हैं। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है ऐसे बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो खाली स्थान पे आ जाए गुरुत्व। संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल, और यह है घर्षण बल, तो यहां पर आ जाए घर्षण। लोहे की कीलें बल के कारण चुंबक पर चिपकती हैं। तो यहां पर जो लोहे की कीलें चुंबक से चिपकती है वो चुंबकीय बल, तो खाली स्थान में आ जाएगा चुंबकीय। सरौता श्रेणी का उत्तोलक है। तो जो सरौता है उसमें सुपारी या वस्तु बीच में रखी जाती है, यानी भार बीच में होता है। यानी जब भार बीच में हो तो आलू भारी आया, मतलब भार बीच में है, तो यह हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। घिरनी बल की में परिवर्तन कर देती है। तो घिरनी जब लगा देते हैं तो बल की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। हम कम बल लगाकर कठिन कार्य कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बल की मात्रा। यहां पर स्तंभ का और स्तंभ खा में मिलान करना है। प्लायर्स, तो प्लायर्स में क्या होता है, बीच में नट बोल्ट होता है या ज्वाइंट होता है ना, यानी कि ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। झाड़ू, झाड़ू में क्या होता है, आयास बीच में लगता है, तो यह हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। पहिए वाली ट्रॉली, यह हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और घिरनी हमारी सरल मशीन है।